जय हिंद फ्रेंड्स। आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे भूगोल में कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होता है, यानी कि लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड क्या होता है। देखिए, भूगोल भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रट सकते। आपको क्या करना होगा, इसको समझना होगा बाई लाइन। जैसे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भूगोल का पहला अध्याय में हम आपको बता रहे हैं कि अक्षांशर और देशांतर ही रेखा क्यों बता रहे हैं। देखिए, अक्षांशर और देशांतर रेखा रेखा को समझने से पहले, मतलब इसको समझ जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको जलवायु भारत की समझ ही नहीं आएगा। और इसी को समझने के लिए हमने सबसे पहला जो अध्याय लाया है वो अक्षांश और देशांतर रेखा का अध्याय लाया है। ठीक। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा और होता क्या है पहले में, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समय। देखिए, पृथ्वी पर क्या समय हो रहा है इसका भी कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हम इस अध्याय में हम देखेंगे। मतलब समय कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी और लंदन, यानी कि पृथ्वी जो है और लंदन है, लंदन का ग्रीनविच है, और हमारे यहाँ भारत में नैनी नैनी है। अरे, यूपी के यूपी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी है। वहाँ का ऐसा वहाँ का जो समय है, यानी कि भारत का समय और लंदन का समय से 5 घंटा आगे कैसे है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक। समय समय में हम देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी देखेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब है कि मकर रेखा और कर्क रेखा इतना फेमस क्यों है, इसी को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हम अब देखिए कि हम पहले सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और इसको इसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद से बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा की हमारी पृथ्वी पर आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अक्षांश देखिए, नॉर्थ पोल, नॉर्थ यानी उत्तरी, उत्तर इसको बोलते हैं, और इसको दक्षिण, साउथ पोल। पोल मतलब ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यानी कि उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को जो आपको ये दिखने को मिल रहा है रेखा, ये जो रेखा आपको देखने को मिल रहा है इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। यानी कि उत्तरी से लेकर और दक्षिणी तक आपको जो रेखाएं देखने को मिल रही है वो देशांतर रेखा है। और ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की ओर आपको जो रेखा देखने को मिल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जो आपको रेखा देखने को मिल रही है, यह अक्षांश रेखा है। इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब देखिए, अब हम सवाल पर आते हैं कि इस रेखाओं की हमारी पृथ्वी पर आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या जरूरत जरूरत था इन देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का। पहले नंबर तो एक चीज आप इस ये भी जानकारी ले लीजिए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक पृथ्वी पर वास्तविक रेखा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अक्षांश और देशांतर रेखा आपको जो दिख रही है यहाँ पे ग्लोब पर, वो वास्तविक नहीं है। ये वो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है वो, कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक। अब देखिए, हम समझते हैं कि इसका जरूरत क्या पड़ी पृथ्वी पर। मान लीजिए कि आप हमारे शत्रु मान लीजिए कि आप हमारे शत्रु हैं और मुझे पता नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर कहाँ पर हैं। मुझे पता नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर कहाँ पर हैं। फिर कहीं से हमको ये पता चल जाता है कि आप 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और मान लीजिए 80 डिग्री है देशांतर। मान लीजिए, अभी हम आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि देशांतर रेखा जो है 80 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी पर मिलाने वाली रेखा के बीच में है। आप यहाँ पे कहीं से मुझे पता चलता है कि 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी और देशांतर 80 डिग्री उत्तरी देशांतर को मिलाने वाली रेखा के मध्य मध्य में स्थित है। फिर मैंने क्या सोचा, एक मिसाइल तैयार की। और सिर पर आपके सिर पर वो मिसाइल को कंप्यूटराइज करके
लोकेट किया। देखिए मैंने लोकेट कर दिया, मैंने मुझे ये पता चल गया कि आप 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी में और पूर्वी देशांतर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर को मिलाने वाली रेखा के बीच में हैं। तो देखिए यह मैंने लोकेट कर दिया कि आप 60 डिग्री पर हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा के मिलाने वाली रेखा के बीच में है। अब मैंने कंप्यूटराइज सेट किया और आपके सिर पर वो रॉकेट को मारने की सोचा, और फिर मैंने वो रॉकेट को कंप्यूटराइज करके आपके सिर पर वो रॉकेट को गिरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? अक्षांश और देशांतर रेखा से ही संभव हुआ। ये मैंने लोकेट कर दिया कि आप 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मिलाने वाली रेखाओं के मध्य पर हो। ठीक, तो इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का क्यों आवश्यकता पड़ी। तो मैंने आपको लोकेट कर दिया है और मुझे ये पता भी चल गया है किसके माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से। तो आपको पता चल गया होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को पृथ्वी पर क्यों आवश्यकता पड़ी हमारी। तो इसी प्रकार से अब हम जानेंगे पूरी अच्छी तरह से कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। पहला जो शब्द है वो है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होता क्या है? इसको बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा किसे कहते हैं? इसको विषुवत रेखा बोलते हैं जो 0 डिग्री पर होता है। पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, यानी कि इसको इक्वेटर भी हम बोलते हैं। इक्वेटर को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। यानी कि विषुवत रेखा क्या कर रहा है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि दो गोलार्ध में बांट रहा है। गोलार्ध क्या है? गोला का आधा क्या होता है? गोलार्ध होता है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, अब गोला का आधा जब हम कर देंगे तो गोलार्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा जो है वो क्या है? विषुवत रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए, अब आप अक्षांश रेखा समझ गए होंगे क्या होती है। यानी कि पूरब से पश्चिम, आपको दिख रहा होगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जो खींची गई है, पूरब से पश्चिम की ओर चाहे पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींची गई है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखाएं यहाँ पे बनी हुई है। ये अक्षांश रेखाएं कैसे बनती हैं उसको हम चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र यानी कि पृथ्वी का वो गर्भ जो बीचों बीच में होता है, बीचों बीच में होता है, वही पृथ्वी का केंद्र है। जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल यानी कि सेब। जैसे मान लीजिए कि सेब, सेब के बीच में जो बीज होता है, वो बीज जो होता है वो सेब का केंद्र होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के बीच वाले गर्भ गर्भाश के बीचों बीच में जो बना बिंदु है वो क्या है? बीज पृथ्वी का केंद्र है। ये क्या है? नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। नॉर्थ पोल कहने का मतलब यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। अब विषुवत रेखा है यह, विषुवत रेखा के उत्तरी चाहे दक्षिणी, विषुवत रेखा के उत्तरी चाहे दक्षिणी किसी भी बिंदु से, जैसे मान लीजिए मैंने ये बिंदु मान लिया, पृथ्वी के किसी भी बिंदु से उत्तरी चाहे दक्षिणी और पृथ्वी के केंद्र से मिलाने पर यहाँ पे जो कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तरी चाहे दक्षिणी के किसी भी बिंदु से, मैंने ये बिंदु मान लिया है, किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली जो कोणीय दूरी होगी वो 30 डिग्री कोणीय अक्षांश होगी। और जो अक्षांश होगी 30 डिग्री, उसको क्या करेंगे? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समांतर खींच देंगे। अब इसको मिटा देंगे, यानी कि कितना डिग्री का यहाँ पर अक्षांश बनेगा? 30 डिग्री का। कैसे बना है समझ गए होंगे आप। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तरी है और दक्षिणी है, विषुवत रेखा के उत्तरी चाहे दक्षिणी में किसी भी बिंदु से मैंने ये बिंदु मान लिया,
इस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी मापी जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए वो 30 था तो ये 60 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो होगा वो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री हो रहा है, तो यानी कि 60 डिग्री कोणीय अक्षांश हो जाएगा, यानी कि अब विषुवत रेखा के समांतर हो जाएगा ये। अब इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पर 60 डिग्री का अक्षांश रेखा बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं ना, इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, और इधर भी बनेगा, और इधर भी बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं कैसे बनता है। ठीक, अब हम सीखेंगे कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं, कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। जैसे मान लीजिए आपको तो पता चल गया कि 30 डिग्री यहाँ पे अक्षांश है, यहाँ पे 60 डिग्री अक्षांश है, लेकिन पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये बिंदु को हम ले लेते हैं, नॉर्थ पोल के बिंदु को ले लेते हैं, और पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी की दूरी नापते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है आपको, आपको लंब कोण दिख रहा होगा, यानी कि 90 अंश का कोण यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी कि कुल एक एक डिग्री के उत्तरी और विषुवत रेखा के उत्तरी पर कुल कितने एक एक डिग्री का अंतर है किसमें, अक्षांश रेखा में। यानी कि यह इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा यह है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा था, और 90 अंश का कोण बन रहा था, यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है अगर विषुवत रेखा से प्रत्येक, देखिए अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि विषुवत रेखा से प्रत्येक एक एक डिग्री का अगर हम अंतर लें, एक एक डिग्री का अंतर अगर लें हम, तो उत्तरी ध्रुव तक कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा था, तो विषुवत रेखा से लेकर और उत्तरी ध्रुव तक एक एक डिग्री पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं बनेंगी। अगर हम एक एक डिग्री लेंगे तो 90 अक्षांश रेखाएं बनेंगी। कैसे, क्योंकि अभी हमें आपको बताए हैं यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, 90 है। तो इसी प्रकार से एक एक डिग्री का अंतर में कुल कितने अक्षांश रेखाएं बनेंगी, 90 अक्षांश रेखाएं बनेंगी। यहाँ पे 90 अक्षांश रेखाना लिखना मतलब दिखाना इस पे संभव नहीं है। यानी कि आप मान लीजिए कि एक एक डिग्री का अंतर से लेकर विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, 90 है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। क्योंकि अगर हम साउथ पोल को लेंगे तो या और पृथ्वी विषुवत रेखा के बीच वाला जो केंद्र लेंगे, यहाँ से और यहाँ से दूरी जब मापेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, और जब यहाँ से विषुवत रेखा से और दक्षिणी ध्रुव तक हम एक एक डिग्री का अंतराल अगर देखेंगे तो यहाँ भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसी प्रकार से नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि कुल टोटल, अब देखिए कुल टोटल अभी नहीं हुआ, 90 90 180 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिली ना, कितने अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिली, 90। अब देखिए 0 डिग्री भी तो एक विषुवत रेखा ही है ना, वो भी तो एक अक्षांश रेखा है। यानी कि कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं, पहले तो 180 जोड़ दीजिए, 180 यानी कि 90 उत्तरी में और 90 दक्षिणी में, और प्लस ये 0 डिग्री है, यानी कि ये भी तो एक विषुवत ही रेखा है, वो भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो उसको भी जोड़ दीजिए। यानी कि कुल पृथ्वी पर कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछता है बहुविकल्पी में, यूपीएससी के पेपर में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो 90 या उत्तरी ध्रुव में और 90 दक्षिणी ध्रुव में, और एक जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसको भी जोड़ देंगे तो कुल टोटल कितनी हो जाएंगी, 181 टोटल। आप जान गए हैं कि कुल टोटल पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, कुल टोटल 181 अक्षांश रेखाएं। अब देखिए 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है विषुवत रेखा, यह सबसे लंबा रेखा होता है, यानी कि सबसे लंबा रेखा होता है।
जीरो डिग्री विषुवत रेखा अक्षांश जो होता है वो सबसे लंबा रेखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी है और जीरो डिग्री पर ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ही क्या है? विषुवत रेखा। इसलिए यहीं से शुरुआत होता है रेखा का, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी में और 90 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक जीरो डिग्री से अक्षांश रेखाएं शुरू होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जीरो डिग्री अक्षांश सबसे लंबी है, तो इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव में आप अगर आप जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपका जो अक्षांश रेखा होगा वो घटते जाएगा, यानी कि वो कम होता चला जाएगा। और आप जब चले जाएंगे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर, तो आपका जो अक्षांश रेखा हो जाएगा वो एकदम छोटा हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ से आप चलते जा रहे हैं और जब पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, और जब धीरे धीरे आप ऊपर की यानी कि आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपका जो रेखा होगा अक्षांश रेखा वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका सबसे छोटा अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक, यानी कि सबसे छोटा 90 डिग्री हो जाएगा और सबसे बड़ा रेखा जो होगा अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा जीरो डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनको विशेष रूप से माना जाता है उनको, जैसे कि जिसमें से एक है कर्क रेखा, मकर रेखा। उसी को हम चलिए देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कर्क रेखा, आपको पता होगा कि कर्क रेखा कहाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसको छोड़ ही दीजिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा। मैं बताना चाहता हूँ कि कर्क रेखा और मकर रेखा को विशेष क्यों माना जाता है? कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी मैं आपको पूरा लिख कर दिखा रहा हूँ, ये उत्तर है, जीरो डिग्री पूर्व, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता करें, इसको विशेष रूप से क्यों माना जाता है कर्क रेखा को और मकर रेखा को? मान लीजिए कि यह तारा है। तारा कहने का मतलब है, मान लीजिए सूर्य है, इसकी किरणें हैं, एक वर्ष में, समझिए इसको, अगर आप इस कर्क रेखा और मकर रेखा को समझ गए तो आपको जलवायु में कम से कम आप 80% समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है? सूर्य की किरणें है। एक वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष में 20 में विषुवत रेखा है, एक वर्ष में प्रकाश की किरणें, एक वर्ष में प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है और फिर मकर रेखा पर भी एक वर्ष के पश्चात लंबवत चमकती है। ऐसा कैसे कैसे पता चल रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत के उत्तरी उत्तरी में कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है, और उसके नीचे कौन सा है? मकर रेखा है दक्षिण में। तो एक वर्ष बाद विषुवत रेखा से उत्तरी यानी कि कर्क रेखा पर प्रकाश की किरणें लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने का कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा सिर है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो मेरा जो परछाई होगा वो नहीं दिखाई देगा, वो लंबवत चमक, यानी कि सूर्य की किरणें जो होगी वो लंबवत चमकेगी, मेरी परछाई नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 23.5 डिग्री पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। अब इसी प्रकार से कर्क रेखा पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगी। यहाँ का जो क्षेत्र होगा कर्क रेखा पर, यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है? भारत आता है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? भारत है। यानी कि यहाँ पे जो सूर्य की जब किरणें लंबवत चमकेगी तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो प्रकाशित हो जाएगा, और यहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा?
अप्रकाशित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेगी, यहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेंगी। और यहाँ पे जब पड़ेंगी कर्क रेखा पे, जब कर्क रेखा पे प्रकाश की किरणें लंबवत चमकेंगी, इस प्रकार से एक वर्ष में पूरी प्रकाश की किरणें कभी मकर रेखा पर, कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे आती रहती है। देखिए इस प्रकार से एक चक्कर पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में प्रक्रिया खत्म होता है। अब देखिए वास्तव में प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं। कैसे? देखिए वास्तव में प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं, पृथ्वी उनको विचलित कर देती है। ऐसा कैसे हो जाता है? आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की प्रक्रिया, यानी कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। स्वाभाविक है कि जिसके पास शक्ति होगा वो उसका चक्कर लगाएगा ही। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखिए, तो यह तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो अब देखिए पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की चक्कर लगा रही है ना। तो अब देखिए किरणें कभी कभी मकर रेखा पे चली जाती हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। तो वास्तव में प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं, पृथ्वी उनको विचलित कर देती है। इस प्रकार से 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर कभी सूर्य की किरणें पड़ती हैं लंबवत, और कभी कभी मकर रेखा पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो वास्तव में प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती हैं। अब देखिए अर्थात सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत चमकती है। ऐसा कैसे हो जाता है? भारत पे जब प्रकाश की किरणें लंबवत चमकती हैं, सुनिए इसको एकदम ध्यान से सुनिए। भारत पर, यहाँ भारत है ना, ये कर्क रेखा है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर क्या है? भारत है, ठीक, भारत है मान लीजिए। और यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। ऐसा कैसे संभव होगा? क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा है। मैं अभी बताया हूँ कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अब यहाँ पे लंबवत चमकेंगे तो देखिए जून के महीने में, कब लंबवत चमकेगी? जून के महीने में। जून के महीने में जब यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी तो यहाँ मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे की सारी किरणें कर्क रेखा पे आ जा रही है, और कम से कम मकर रेखा पे कम से कम सूर्य की किरणें जाएंगी। और यही यही कारण है, इसको समझिएगा, यही कारण है कि पृथ्वी पर पृथ्वी कर सॉरी भारत पर भारत भारत पर जून के महीने में गर्मी पड़ता है। ऐसे कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भारत पर यानी कि लंबवत चमक रही हैं, और यहाँ पे सूर्य की किरणें ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत ही कम मतलब मात्रा में, मतलब कि सारे की सारी किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पे चली जा रही हैं, यानी कि भारत पर लंबवत चमक रही है, और बहुत ही कम ही मकर रेखा पे जा रही है। और यहाँ पे दिसंबर में ठंडी पड़ता है। ऐसा कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर दिसंबर में क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सारे के सारे दिसंबर में मकर रेखा पे चली जाती हैं, और कर्क रेखा पे बहुत ही कम मात्रा में सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती हैं, जिसके कारण दिसंबर में भारत में क्या होता है? ठंडी पड़ता है, और सारी की सारी किरणें मकर रेखा पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ता है। कब? दिसंबर में। और यहाँ पे दिसंबर में ठंडी पड़ता है। अब देखिए, अब इसमें प्रश्न यह होता है कि उत्तरायण कब हो जाता है, दक्षिणायन कब हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे तो फरवरी चल रहा है। अब देखिए दिसंबर में क्या होता है कि जो सूर्य जो होता है वो क्या होता है कि दिसंबर में उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण होने का क्या मतलब है? मतलब कि वो कर्क रेखा पे अब आता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आते ही जून के महीने में फिर से यहाँ पे गर्मी होने लगता है। फिर यहाँ पे जून में क्या होने लगता है? ठंडी पड़ने लगता है ऑस्ट्रेलिया में। यही मुख्य कारण है। अब देखिए, अब 0 डिग्री आप जानते हैं कि 0 डिग्री का अंतर होता है। अब 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कुल कितनी दूरी होता है? कुल कितनी दूरी होता है? तो उसका दूरी जो होता है वो यानी कि 111 किलोमीटर की दूरी होता है।
और फिर 2 डिग्री से यानी कि 0 डिग्री से लेकर और 1 डिग्री तक, मान लीजिए इसको 1 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर और 1 डिग्री के इनके बीच की जो दूर यानी कि जो दूरी होता है उसको हम किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर की दूरी होता है। उसी प्रकार से 2 डिग्री पर कितना किलोमीटर की दूरी हो जाएगा, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 2 किलोमीटर की दूरी यानी कि एक एक यानी कि 2 2 2 किलोमीटर, इतनी दूरी होती है 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक। लेकिन जब 1 डिग्री से पूछेगा आपको, 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का अंतर यानी कि उसकी दूरी जो पूछेगा वो 111 किलोमीटर की दूरी पूछेगा। इस प्रकार से अक्षांश रेखा रहा। अब हम सीखेंगे देशांतर रेखा।